जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए या किसी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए प्रेशर तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन कोई इंसान कितना प्रेशर झेल सकता है। और अगर कोई टीचर आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप पर इतना प्रेशर डाले जो आपके कॉन्फिडेंस को ही तोड़ने लगे, तो क्या आप उस दबाव को झेल पाएंगे? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, नो पेन नो गेन। एंड्रयू नीमन न्यूयॉर्क में शेफर कंजर्वेटरी ऑफ म्यूजिक में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और जब वो प्रैक्टिस कर रहा था तब टेरेंस फ्लेचर, जो वहाँ का सबसे स्ट्रिक्ट और बेस्ट म्यूजिक टीचर था, उसके पास आता है। फ्लेचर ने एंड्रयू की परफॉर्मेंस को ध्यान से सुना, लेकिन वो उसे अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ से चला गया। एंड्रयू अच्छा परफॉर्म ना कर पाने की वजह से निराश था, लेकिन इस बात से खुश था कि फ्लेचर ने उसे नोटिस किया है। एंड्रयू का सपना था कि वो एक बहुत बड़ा ड्रमर बने। वो अपने पिता जिम नेमन के साथ समय बिताया करता था। उसके पिता एक ऑर्डिनरी टीचर थे जो शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एंड्रयू अपनी ऑर्डिनरी जिंदगी से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता था। वो अपने आइडल बडी रिच की तरह ही एक महान ड्रमर बनना चाहता था, जो जैज म्यूजिक की दुनिया के सबसे पॉपुलर ड्रमर थे। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता था। फ्लेचर को अपने बैंड के लिए नए स्टूडेंट्स की तलाश थी और वो छुपकर सबकी परफॉर्मेंस सुनता रहता था। वो अपने बैंड में सिर्फ उन स्टूडेंट्स को शामिल करता था जो सबसे ज्यादा काबिल और मेहनती थे। एंड्रयू भी छुपकर फ्लेचर के बैंड को सुनता है तो उसे एहसास होता है कि फ्लेचर के बैंड का लेवल बहुत ऊपर है, जो किसी प्रोफेशनल बैंड की तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो एंड्रयू घर जाकर और ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि वो फ्लेचर के बैंड का हिस्सा बनना चाहता है। एक दिन उनकी क्लास में अचानक से फ्लेचर अंदर आ जाता है और उनके सारे बैंड की परफॉर्मेंस सुनने लगता है। वो एक एक करके सबको क्यू देने लगता है और अपने हिसाब से म्यूजिक बजाने के लिए कहता है। तब एंड्रयू वहाँ को ड्रमर के साथ असिस्टेंट ड्रमर के तौर पर बैठा था। फ्लेचर एंड्रयू को ड्रम बजाने के लिए कहता है और जब एंड्रयू ड्रम बजाता है तो फ्लेचर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर बाद में वो एंड्रयू को अपने बैंड में ड्रम बजाने के लिए सिलेक्ट कर लेता है और कल सुबह उसे अपने रूम में बुलाता है। फ्लेचर के बैंड में शामिल होना बहुत बड़े सम्मान की बात थी, क्योंकि वो शेफर कंजर्वेटरी का सबसे अच्छा स्टूडियो बैंड था। एंड्रयू अपनी नई शुरुआत के लिए काफी एक्साइटेड था। रिहर्सल का पहला दिन एंड्रयू के लिए बहुत खास था। वो फ्लेचर के बैंड के साथ पहली बार प्रैक्टिस करने आया था। रिहर्सल रूम में पहले तो बहुत शोर शराबा था, लेकिन जैसे ही फ्लेचर के आने का समय होता है तो वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। फ्लेचर का इतना खौफ था कि कोई भी अपनी आंखें उठाकर उसकी ओर देखता भी नहीं था। वो एंड्रयू को अपने बैंड से इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद वो अपने बैंड को एक धुन बजाने के लिए कहता है जिसका नाम था विप्लैश। रिहर्सल रूम में हर कोई बहुत ध्यान से अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। फ्लेचर सबको क्यूज दे रहा था और सब पर कड़ी नजर रख रहा था। सब बहुत अच्छा बजा रहे थे, लेकिन फ्लेचर सबको रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई अपने इंस्ट्रूमेंट को बेसुरा बजा रहा है। फ्लेचर उस विद्यार्थी को खुद ही बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता। फिर वो एक स्टूडेंट के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आउट ऑफ ट्यून बजा रहे हो? डर के मारे वो स्टूडेंट हाँ में जवाब देता है तो फ्लेचर उस पर चिल्लाने लगता है और उसे सबके सामने बेइज्जत करके अपने बैंड से बाहर निकाल देता है। फिर फ्लेचर कहता है कि वो स्टूडेंट आउट ऑफ ट्यून नहीं था, बल्कि तुम आउट ऑफ ट्यून थे, एरिक्सन। फ्लेचर ने उस विद्यार्थी को इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि वो विद्यार्थी कमजोर था, जो उसका दबाव झेल नहीं सका और उसने जल्दी ही हार मान ली थी। उसे रूम से बाहर निकालकर वो हर किसी पर परफॉर्मेंस प्रेशर डालना चाहता था। इसके बाद फ्लेचर एंड्रयू से बातचीत करता है। एंड्रयू बताता है कि उसके पिता एक टीचर हैं और उसकी माँ उसे बहुत पहले छोड़कर चली गई थी जब वो बहुत छोटा था। अगली रिहर्सल में जब बैंड ने विप्लैश धुन बजाना शुरू किया तो फ्लेचर ने एंड्रयू से ड्रम बजाने को कहा। एंड्रयू ने ड्रम बजाना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्लेचर को लगा कि एंड्रयू सही टेम्पो यानी गाने को सही लय में नहीं बजा रहा है। उसने 3-4 बार एंड्रयू को सही लय में बजाने के लिए कहा, लेकिन हर बार उसे एंड्रयू की लय पसंद नहीं आ रही थी। फ्लेचर ने गुस्से में उसे डांटा और फिर उसे दोबारा से बजाने को कहा। जब एंड्रयू फिर से सही टेम्पो नहीं पकड़ पाया तो फ्लेचर ने अचानक एक कुर्सी उठाई और एंड्रयू की ओर फेंक दी। कुर्सी तो एंड्रयू को नहीं लगी, लेकिन वो बहुत डर गया था। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया था। फ्लेचर अपने अग्रेशन में आ गया था, जो एंड्रयू के मुंह पर बार बार थप्पड़ मारकर उसे लय समझाता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि अगर वो बैंड में रहना चाहता है तो उसे हर नोट को सही टेम्पो में बजाना होगा। एंड्रयू इतना डर गया था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। ये देखकर फ्लेचर उसकी बहुत बेइज्जती करता है। वो कहता है कि तुम एक नालायक बच्चे हो जो ठीक से ड्रम नहीं बजा सकते और अब एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो। शायद इसी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे पता था कि तुम किसी काम के नहीं हो। ये देखकर एंड्रयू को समझ में आ गया था कि फ्लेचर स्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि बहुत हार्ड और अग्रेसिव टीचर है जो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन एंड्रयू ने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा
और अपनी गलतियों को सुधार कर फ्लेचर को ये साबित करेगा कि वो इस बैंड के लायक है। उसने अपनी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा हार्ड बना दिया था, जो दिन रात ड्रम बजाता रहता था और हर समय अपने ड्रम सेट के पास बैठा रहता था। उसने हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान दिया। उसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और खून भी निकलने लगा था। लेकिन खून निकलने के बावजूद भी एंड्रयू ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, फ्लेचर को यह साबित करना कि वो बैंड में रहने लायक है। एंड्रयू को मूवी थिएटर में काम करने वाली एक लड़की निकोल बहुत पसंद थी। एक दिन एंड्रयू ने अपनी हिम्मत जुटाई और निकोल से बात की। धीरे धीरे उनकी बातचीत आगे बढ़ने लगी और वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगे थे। वो डेट पर जाने लगे थे और उनका रिश्ता आगे बढ़ने लगा था। एक दिन फ्लेचर का बैंड ओवरब्रुक जैज कंपटीशन में हिस्सा लेता है। पहले राउंड में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है और फ्लेचर भी अपने बैंड की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड लग रहा था। ब्रेक टाइम के दौरान बैंड का कोर ड्रमर टैनर अपने म्यूजिक नोट्स एंड्रयू को पकड़ाता है और एंड्रयू उन्हें सीट पर रखकर कोल्ड ड्रिंक पीने चला जाता है। लेकिन बाद में वो वापस आकर देखता है कि वो फोल्डर वहाँ नहीं है। इस बात से फ्लेचर टैनर से बहुत नाराज था, क्योंकि फोल्डर को संभालना टैनर की जिम्मेदारी थी, ना कि एंड्रयू की। और बिना म्यूजिक नोट्स के अब टैनर स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर सकता था, क्योंकि वो चार्ट्स देखकर ही ड्रम्स बजाता था। तब एंड्रयू कहता है कि उसे विप्लैश का एक एक नोट बहुत अच्छे से याद है और वो बिना म्यूजिक नोट्स के भी स्टेज पर परफॉर्म कर सकता है। फ्लेचर कहता है तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेज पर कोई गलती हुई तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं और एंड्रयू की परफॉर्मेंस से फ्लेचर सेटिस्फाइड लग रहा था। बैंड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है और वो फर्स्ट प्राइज भी जीत जाते हैं। एंड्रयू की परफॉर्मेंस से फ्लेचर बहुत खुश था, जो एंड्रयू को बैंड का को ड्रमर बना देता है और टैनर को अल्टरनेटिव ड्रमर। इस अचीवमेंट से एंड्रयू बहुत खुश था। उसे लगने लगा था कि अब जल्द ही वो अपना सपना पूरा कर सकेगा और बडी रिच की तरह एक महान ड्रमर बनेगा। को ड्रमर बनने के बाद एंड्रयू के अंदर अहंकार आने लगा था, जो खुद को दूसरों से बढ़िया समझने लगा था और इसी बात पर उसके अपनी फैमिली के साथ आर्गुमेंट्स भी होने लगते हैं। फ्लेचर की एक खास आदत थी, वो अपने स्टूडेंट्स को उनकी काबिलियत के एक्सट्रीम तक पुश करता था और उन्हें हर बार कोई ना कोई नया चैलेंज देता रहता था, और वो एंड्रयू के साथ भी ऐसा ही करता है। फ्लेचर ने एक नए ड्रमर कॉनोली को प्रैक्टिस के लिए वहां बुला लिया था। फ्लेचर ने उसे पहले से ही म्यूजिक चार्ट भी दे दिया था, लेकिन एंड्रयू के लिए वो ट्रैक बिल्कुल नया था, तो सीधी सी बात थी, कॉनोली वहां बढ़िया परफॉर्म करता है और फ्लेचर एंड्रयू को हटाकर कॉनोली को बैंड का कोर ड्रमर बना देता है। इस बात से एंड्रयू फ्लेचर से नाराज था, तो फ्लेचर कहता है कि अगर तुम बैंड का हिस्सा बनना चाहते हो तो खुद को सबसे बेहतर साबित करो। एंड्रयू कुछ भी करके बैंड का कोर ड्रमर बनना चाहता था, इसीलिए वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देता है और अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ देता है। यहाँ तक कि वो निकोल से ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसके साथ डेट करके एंड्रयू का समय बर्बाद हो रहा था। सब कुछ छोड़कर वो नए ट्रैक कैरवैन की प्रैक्टिस में लग जाता है। तेज टेम्पो ना पकड़ पाने की वजह से वो अपने ड्रम सेट पर मुक्के मारने लगता है। प्रैक्टिस के दौरान उसके हाथों से कई बार खून निकलता था, लेकिन वो बर्फ में हाथ रखकर खून को बंद करता और फिर से अपनी प्रैक्टिस करने लगता था। उसने वो सब कुछ किया जो वो कर सकता था। फिर अगली रिहर्सल में फ्लेचर उनको बताता है कि 6 साल पहले शॉन नाम का एक लड़का आपकी ही तरह हमारे बैंड में म्यूजिक सीख रहा था, जो शुरुआत में तो अच्छा था, लेकिन बाद में उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। सब उसे म्यूजिक छोड़ने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने उसे अपने बैंड में शामिल किया और आगे चलकर वो एक अच्छा म्यूजिशियन भी बना। और आज सुबह मुझे पता चला है कि शॉन कार एक्सीडेंट में मर गया है। इस दौरान फ्लेचर की आंखों में आंसू भी थे। फिर वो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस के दौरान एंड्रयू, टैनर और कॉनोली तीनों वहां मौजूद थे। फ्लेचर को अपने ट्रैक के लिए सबसे तेज टेम्पो चाहिए थी, इसलिए एंड्रयू, टैनर और कॉनोली के बीच सबसे तेज ड्रम सेट बजाने का कंपटीशन शुरू हो जाता है और जो भी इसमें सक्सेसफुल होगा वो बैंड का नया कोर ड्रमर होगा। वो बारी बारी उन तीनों को ड्रम सेट बजाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी फ्लेचर के रिक्वायर्ड स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रिहर्सल रूम का माहौल टेंस होने लगा था। फ्लेचर उनको गालियां दे रहा था, क्योंकि उनमें से कोई भी उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा था। फ्लेचर घंटों तक उन तीनों का कंपटीशन करवाता है और उनसे फुल स्पीड में ड्रम सेट बजाने के लिए पूरी मेहनत करवाता है। वो तीनों बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन अभी तक वो फ्लेचर की स्पीड को मैच नहीं कर पाए थे। फिर घंटों की प्रैक्टिस के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब एंड्रयू फ्लेचर की स्पीड को मैच कर लेता है। फ्लेचर उस पर चिल्लाने लगता है और उसे और तेज ड्रम बजाने के लिए कहता है। वो गुस्से में सामान उठाकर इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। एंड्रयू अपनी पूरी ताकत के साथ ड्रम सेट को फुल स्पीड में बजाने लगता है। उसके हाथों से खून निकलने लगा था, इसके बावजूद भी वो ड्रम्स बजाता रहता है।
फिर फ्लेचर रुकने का इशारा करता है और कहता है कि तुमने कोर ड्रमर का मुकाम हासिल कर लिया है। फिर अगले कंपटीशन का दिन आ जाता है। एंड्रयू बस में बैठकर अपने कंपटीशन के लिए जा रहा था, लेकिन उसकी बस का टायर पंचर हो जाता है। वो भागकर एक कार रेंट पर लेता है और खुद ड्राइव करके वहाँ चला जाता है। वो लेट हो चुका था और ऊपर से वो अपनी ड्रम स्टिक्स उस कार रेंटल शॉप में भूल आया था, इसलिए फ्लेचर कॉनोली को मेन ड्रमर बनाकर ले जा रहा था और एंड्रयू इस बात से बहुत नाराज था। इस बात को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। एंड्रयू कहता है ये मेरा हक है और मैं किसी और की स्टिक्स भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन फ्लेचर कहता है कि तुम लापरवाह हो। पहले तुमने टैनर का फोल्डर खो दिया था और आज तुमने अपनी स्टिक्स को खो दिया है, ऊपर से तुम बहुत लेट आए हो। फिर वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 11 मिनट्स हैं, अपनी ड्रम स्टिक्स के साथ आ जाओ और परफॉर्म करो, वरना भाड़ में जाओ। एंड्रयू फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर कार रेंटल शॉप पर पहुंच जाता है और जब वो वापस आ रहा था तो उसका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। वो घायल हो चुका था, उसका खून बहने लगा था, लेकिन वो रुकता नहीं बल्कि भागकर अपने कंपटीशन में पहुंच जाता है। उनका बैंड स्टेज पर पहुंच चुका था। एंड्रयू कॉनोली को उठाकर ड्रम सेट पर बैठ जाता है। फ्लेचर कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो स्टेज पर थे और सब उन्हें देख रहे थे। फिर फ्लेचर उन्हें क्यूज देने लगता है और वो सब ट्रैक बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एंड्रयू जख्मी था जो ढंग से ड्रम सेट नहीं बजा पाता, यहाँ तक कि उसकी ड्रम स्टिक भी नीचे गिर जाती है। वो दोबारा से कोशिश करता है लेकिन वो ड्रम सेट बजा नहीं पाता। फ्लेचर काफी नाराज था जो उस परफॉर्मेंस को वहीं रोक देता है और एंड्रयू से कहता है बस बहुत हो चुका, तुम्हारा करियर अब खत्म हो चुका है। फिर वो अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से सारी ऑडियंस से माफी मांगता है। एंड्रयू को बहुत गुस्सा आ रहा था जो स्टेज पर ही फ्लेचर पर हमला कर देता है और उसे पीटने लगता है। बैंड के बाकी मेंबर्स उसे दूर ले जाते हैं, लेकिन एंड्रयू जोर जोर से फ्लेचर को गालियां दे रहा था। उस घटना के बाद एंड्रयू को शेफर कंजर्वेटरी से डिसमिस कर दिया जाता है। फिर एक दिन एंड्रयू से शॉन की वकील मिलने आती है। वो बताती है कि शॉन कार एक्सीडेंट में नहीं मरा था, बल्कि उस पर फ्लेचर ने इतना प्रेशर डाला था जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और उसने खुद की जान ले ली। वकील के पास फ्लेचर के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और वो एंड्रयू को फ्लेचर के खिलाफ गवाही देने के लिए कहती है ताकि फ्लेचर बाकी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ना कर सके। एंड्रयू बचपन से ही एक महान ड्रमर बनना चाहता था, लेकिन फ्लेचर ने उसका सपना तोड़ दिया था, इसलिए वो फ्लेचर को सबक सिखाना चाहता था जो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए मान जाता है। एंड्रयू की गवाही से फ्लेचर को शेफर से निकाल दिया जाता है। अब एंड्रयू ने म्यूजिक को छोड़ दिया था और बिना किसी स्ट्रेस के अपनी सिंपल लाइफ को एंजॉय करने लगा था। एक शाम एंड्रयू को पता चलता है कि फ्लेचर एक रेस्टोरेंट में लाइव परफॉर्म करने वाला है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस देखने चला जाता है। फ्लेचर वहाँ पियानो बजा रहा था जो एंड्रयू को नोटिस कर लेता है। फिर वो दोनों कुछ देर बातचीत करते हैं। फ्लेचर उसे बताता है कि किसी ने शॉन के केस में उसके खिलाफ गवाही दी है और उसे शेफर से निकाल दिया गया है। फिर वो बताता है कि वो इतना सख्त इसलिए था क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को महान बनाना चाहता था। वो कहता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को उनकी हद के पार ले जाता था, जहाँ तक जाने की वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। उसका मोटिव अपने स्टूडेंट्स को सबसे अच्छे रूप में तैयार करना था, भले ही इसके लिए उन्हें तकलीफ ही क्यों न झेलनी पड़े, और इसीलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट और अग्रेसिव था। फ्लेचर को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था क्योंकि कुछ महान कलाकार इसी तरह तैयार हुए थे। फिर वो कहता है कि मैं अपना एक प्रोफेशनल बैंड बना रहा हूँ और हम बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेंगे, और उस बैंड में कोर ड्रमर के लिए वो एंड्रयू को इनवाइट करता है और एंड्रयू मान जाता है। जैज फेस्टिवल में होने वाला उनका कंपटीशन किसी भी म्यूजिशियन के लिए बहुत खास मौका था। सारी दुनिया उनके टैलेंट को देखेगी और जिसने भी अच्छा परफॉर्म किया फ्यूचर में उसे बढ़िया अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसका करियर वहीं खत्म हो सकता है। एंड्रयू को यकीन था कि वो अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस कर लेगा और अब से लोग उसके बारे में भी बात करने लगेंगे। फिर कंपटीशन वाले दिन जब एंड्रयू फ्लेचर के बैंड के साथ स्टेज पर जाता है तो परफॉर्मेंस से ठीक पहले फ्लेचर उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुमने मुझे शेफर से निकलवाया है और अब देखो मैं तुम्हें कैसे बर्बाद करता हूँ। फिर वो माइक पर जाकर कहता है कि आज हम सबसे पहले एक नई धुन पेश करेंगे जिसका नाम है अप स्विंगिंग। एंड्रयू हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नई धुन के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही उसने इसकी प्रैक्टिस की थी। सबके पास अप स्विंगिंग का चार्ट था, लेकिन एंड्रयू के पास ना तो चार्ट था और ना ही उसने ये धुन पहले कभी सुनी थी। परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है और सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजाने लगते हैं, लेकिन एंड्रयू किसी बिगिनर की तरह लग रहा था जो नई धुन के अकॉर्डिंग ड्रम सेट बजा नहीं पाता। वो किसी तरह ट्यून को मैच करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। उसे ये एहसास हो चुका था कि फ्लेचर ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। एंड्रयू का कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस बुरी तरह से टूट चुका था, जो स्टेज से उठकर चला जाता है। बैक स्टेज उसके फादर मिलते हैं, जो उसे हौसला देते हैं और अपने साथ घर चलने के लिए कहते हैं। लेकिन एंड्रयू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो फिर से स्टेज की ओर चला जाता है और अपने ड्रम सेट पर जाकर बैठ जाता है। इससे पहले कि फ्लेचर माइक पर कुछ बोल पाता, एंड्रयू कैरवान ट्रैक बजाना शुरू कर देता है, जिसे वो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुका था। वो फ्लेचर को पूरी तरह इग्नोर करके अपने साथी म्यूजिशियंस को खुद ही क्यूज देने लगता है और उन्हें भी कैरवान ट्रैक में शामिल कर लेता है। मजबूरन फ्लेचर को भी कैरवान के क्यूज देने पड़ते हैं। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी और एंड्रयू का कॉन्फिडेंस भी लौट आया था। फिर परफॉर्मेंस खत्म होती है, लेकिन एंड्रयू अपना ड्रम सेट बजाना बंद नहीं करता। वो कंटिन्यूअसली बजाता रहता है, जिसकी वजह से स्पॉटलाइट फिर से ऑन की जाती है। लेकिन इस बार स्पॉटलाइट सिर्फ एंड्रयू पर थी और ये पूरे बैंड की परफॉर्मेंस अब सिर्फ एंड्रयू की सोलो परफॉर्मेंस बन चुकी थी। एंड्रयू ने ड्रम सेट पर जितने भी स्किल्स सीखे थे, जितनी भी प्रैक्टिस की थी, वो सब अपनी सोलो परफॉर्मेंस में परफॉर्म करने लगता है। वो इतनी शिद्दत से ड्रम सेट बजा रहा था कि फ्लेचर भी खुद को रोक नहीं पाता और सब कुछ भूलकर उसे अप्रिशिएट करने लगता है। फ्लेचर को ये एहसास हो चुका था कि उसकी शक्ति ने एंड्रयू को अपनी हद से पार धकेल दिया है, जो इस वक्त अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर फ्लेचर एंड्रयू को क्यूज देने लगता है और एंड्रयू उसके इशारे पर कमाल का ड्रम सेट बजाने लगता है। फ्लेचर की आंखों में एंड्रयू के लिए गर्व था, सम्मान था, क्योंकि एंड्रयू अब सिर्फ एक साधारण स्टूडेंट नहीं बल्कि एक महान ड्रमर बन चुका था। और ये एंड्रयू के करियर की और उसके कॉन्फिडेंस की शानदार जीत थी। और कहीं ना कहीं एंड्रयू को भी ये एहसास था कि फ्लेचर के बिना ये जीत पॉसिबल नहीं थी। इस कहानी ने पैशन, स्ट्रगल और सक्सेस के मायने को एक नए तरीके से दिखाकर हमें ये सिखाने की कोशिश की है कि महान बनने की राह आसान नहीं होती और कभी कभी हमें अपने अंदर के डर को हराने के लिए अपनी हद से पार भी जाना पड़ता है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि सक्सेस के लिए अपने एक्सट्रीम तक जाना कितना सही है और कितना गलत। इस बारे में अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पैशन को फॉलो करते रहें, मेहनत करते रहें, क्योंकि नो पेन नो गेन।